हेलो एवरीवन। जब रिजल्ट आता है तो अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि जितना पेपर अच्छा हुआ था उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं। तो सोचने वाली बात है कि कमी कहाँ रह जाती है। यो है, ये बताएगी कि कहाँ कमी रह जाती है और कैसे आप उन कमियों को दूर कर सकते हैं, कैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के अंदर भी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ओके, बेसिकली जो ये वीडियो है, ये जो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, बेसिकली बीकॉम एमकॉम के स्टूडेंट्स हैं, उनको हेल्प करेगी। क्यों? क्योंकि उनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो लेंदी क्वेश्चंस होते हैं। उन्हें 14 या 16 मार्क्स के उनके क्वेश्चंस आते हैं, उन्हें वो सॉर्ट आउट करने होते हैं। तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है कि कैसे विद इन द टाइम लिमिट सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया जाए। तो दिस वीडियो विल हेल्प आउट इन दैट मैटर। नाउ जब हम एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, उनके आंसर्स लिख रहे होते हैं, तो हमें तीन बातें मेन ध्यान रखने वाली है। एक तो स्पीड, जो आप लिख रहे हो किस स्पीड से लिख रहे हो। कंटेंट्स, उसमें क्या क्या इंक्लूड कर रहे हो, क्या मैटर आप क्वेश्चंस में शो करेंगे। ओके, और आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है। ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पीड, कंटेंट और प्रेजेंटेशन। अब हम इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज स्पीड, कि हमारी स्पीड इंक्रीज होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? स्पीड इंक्रीज होनी चाहिए ताकि आप हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ और हर एक क्वेश्चन को कंप्लीट भी कर पाओ। अटेम्प्ट करना एंड उनको कंप्लीट करना बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अगर आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, देन यू कैन एंजॉय द रियल हैप्पीनेस कि या हमारा एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू इम्प्रूव स्पीड। देखिए, आप ये सोचिए कि एग्जाम शीट पर बैठकर जब आप क्वेश्चन शुरू करेंगे, एग्जाम सॉर्ट आउट करना शुरू करेंगे, तब आप अपनी स्पीड बढ़ा लेंगे। तो ऐसा नहीं होता है, ये वन टाइम एफर्ट्स नहीं होता है। इसके लिए आपको एग्जाम से पहले भी एफर्ट्स करने पड़ते हैं और ड्यूरिंग द एग्जाम भी आपको एफर्ट्स करने पड़ते हैं। मतलब आपको बिफोर एग्जाम भी प्रैक्टिस होती है और ड्यूरिंग द एग्जाम भी आपको कुछ करना पड़ता है स्पीड इंप्रूव करने के लिए। अगर हम बिफोर एग्जाम की बात करें, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मतलब एटलीस्ट वन क्वेश्चन डेली आपको लिखना पड़ेगा, है ना। अब यहाँ पे डेली लिखने का मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर 5 सब्जेक्ट्स है तो पांचों सब्जेक्ट्स के एक एक क्वेश्चन लिखूं। वो अप टू यू कि अगर आपके पास टाइम है तो आप लिखिए, अदरवाइज किसी भी सब्जेक्ट का एक क्वेश्चन तो जरूर लिखना है। कि जो सब्जेक्ट आपका बहुत टिपिकल है उसका क्वेश्चन आप डेली लिखें, ताकि सब्जेक्ट भी समझ में आ जाए और साथ के साथ स्पीड भी इंक्रीज हो जाए। बट ध्यान रखिए, जब आप ये क्वेश्चन लिखेंगे डेली, तो आपको एग्जाम पैटर्न में लिखना है। मतलब जैसे आप क्वेश्चन एग्जाम में सॉर्ट आउट करते हैं, सेम ऐसे ही आपको रेगुलर में सॉर्ट आउट करना है। बिकॉज कई बार क्या होते हैं कि जो हम रेगुलर में काम करते हैं, सही सेम वही काम हम एग्जाम्स में करके आते हैं। अगर हम रेगुलर में शॉर्ट फॉर्म्स यूज करते हैं, बिना डायग्राम के काम करते हैं, रफली काम करते हैं, तो सेम एज इट इज परफॉर्मेंस आपकी एग्जाम में दिखेगी। तो एटलीस्ट वन क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि जैसा आप एग्जाम में लिखेंगे वैसा ही लिख कर आएंगे। और यहाँ पे टाइम लिमिट का भी ध्यान रखना है। मतलब डेली हम लिख रहे हैं, किस लिए लिख रहे हैं? स्पीड इंप्रूव करने के लिए। तो यू शुड नो कि क्या आपकी स्पीड इंप्रूव हो रही है या नहीं हो रही है। फर्स्ट डे आपने क्वेश्चन लिखा तो आपने 1 घंटा लिया। सेकेंड डे क्वेश्चन लिखा तो आपने उसमें 50 मिनट लिए। थर्ड डे में उसमें आपने 45 मिनट लिए। व्हाट इज दिस? मतलब आपकी स्पीड इंक्रीज हो रही है ना। क्योंकि आपको क्या है, 14 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है तो 5 to 6 पेजेस ऑन स्टैंडर्ड बेस होते हैं कि आपको इतने पेजेस करने होते हैं। इज दैट क्लियर? तो 5-6 पेजेस में आप कितना टाइम लेते हो? 30 to 35 मिनट का आपके पास एवरेज में टाइम होता है एक क्वेश्चन के लिए। अगर आप ज़्यादा टाइम लगा दोगे, एक क्वेश्चन में 1 घंटा, दूसरे में 1 घंटा, तीसरे में 1 घंटा, 3 घंटे में सिर्फ आपके 3 क्वेश्चन होंगे, जबकि आपको करने होंगे 5। ओके, तो दैट्स वाई एग्जाम पैटर्न के अंदर टाइम लिमिट के साथ आपको प्रैक्टिस करनी है डेली। ड्यूरिंग द एग्जाम आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आपको पेन एक्स्ट्रा कैरी करने चाहिए, ताकि अगर आपका पेन खराब हो जाता है या उसमें इंक खत्म हो जाती है तो आपको कहीं और से मांगने के लिए उठना ना पड़े, टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है। और जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल चाहिए, आपको पेंसिल चाहिए होती है, आपको कंपास चाहिए होता है, आपको स्केल चाहिए है, या फिर आपको कैलकुलेटर चाहिए, जो भी आपको मटेरियल ड्यूरिंग द एग्जाम ज़रूरत पड़ सकती है वो आपको अपने साथ लेकर जाना चाहिए। ठीक है, बट दैट शुड बी अलाउड। अगर आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो आप नहीं लेकर जाएंगे, है ना। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। ओके, आपको स्पीड इस हिसाब से इंक्रीज करनी है जो बिफोर द एग्जाम आपने प्रैक्टिस की थी, कि लास्ट क्वेश्चन आप 10 मिनट में भी सॉर्ट आउट कर पाएँ। कई बार क्या होता है कि स्टार्टिंग के क्वेश्चन हमें बहुत अच्छे से आते हैं, टाइम लगा देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है कि लास्ट क्वेश्चन आ जाता है और हमारे पास 10 से 15 मिनट बचे हों। तो आपकी स्पीड ऐसी होनी चाहिए कि लास्ट क्वेश्चन आप 10 मिनट में कंप्लीट सॉर्ट आउट कर पाएँ, है ना। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिफोर एग्जाम वाली प्रैक्टिस काम आएगी। आपकी स्पीड फास्ट होनी चाहिए फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन।
कई बार क्या होता है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है तो हम उसमें लिखते जाते बहुत एक्स्ट्रा लिखते जाते हैं, उसमें 1 घंटा लग जाता है। बाकी क्वेश्चंस के लिए हमारे पास टाइम नहीं बचता है। तो आपको इस बात के लिए स्टार्टिंग से ही कॉन्शियस रहना है कि मुझे कितना टाइम फर्स्ट क्वेश्चन में लगाना है और कितना मैटर उसमें लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से ही आपको फास्ट स्पीड करके चलना है। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में आप धीरे लिख रहे हो, बहुत लंबा टाइम पड़ा है, बाद में स्पीड बढ़ा लोगे। नो, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। इंक्रीज योर स्पीड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। बी फोकस ऑन योर एग्जाम। कई बार क्या होता है कि हम एग्जाम कर रहे हैं, कभी इधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं, कभी कुछ सोच रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, किसी से पूछ रहे हैं, उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो आप अपने एग्जाम पे फोकस करें, कंसंट्रेशन होगा तो आपको बार बार सोचना नहीं पड़ेगा। यू विल कैरी ऑन, योर हैंड विल वर्क स्मूथली, है ना। तो आपको अपने एग्जाम पे फोकस करना है, कहीं पे इधर उधर की बातों पे डिस्कशन या सोच विचार नहीं करना है। सेकेंड पार्ट इज कंटेंट। इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसमें क्या करना पड़ेगा कि जो हम क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर रहे हैं उसके कंटेंट्स के ऊपर आपने फोकस करना है। मतलब क्या मैटर आपने उसमें लिखना है क्वेश्चंस के अंदर। क्यों? क्योंकि कंटेंट आपका इरेलीवेंट होगा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। यू नो वेरी वेल कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपको उसका आंसर देना चाहिए, है ना। दैट्स वाई आपको कंटेंट्स पे फोकस करना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और हमें क्या आंसर में लिखना है। दैट शुड बी रिलेटेड, क्वेश्चन एंड आंसर शुड बी रिलेटेड। इसके लिए आप क्या करेंगे? रीड क्वेश्चन केयरफुली। ऐसा नहीं है कि आपने देखा कि कॉस्ट अकाउंटिंग का कोई क्वेश्चन पूछा है तो कुछ भी लिखना शुरू कर देंगे। नो, क्वेश्चंस को केयरफुली पढ़िए, फिर उसमें सोचिए, थोड़ा सा रुकिए, सोचिए। ज़्यादा नहीं है कि उसको सोचने में आप 5-10 मिनट लगा लो। वी डोंट हैव दैट मच टाइम इन द फाइनल एग्जाम, है ना। तो आप थोड़ा सा सोचिए, देखिए उसमें क्या मैटर आना चाहिए और उन्हीं मैटर को आप लिखेंगे। दैट मैटर शुड बी रिलेटेड टू द क्वेश्चन जो पूछा गया है ना। और कंटेंट बहुत शॉर्ट नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जैसे कई बार क्या होता है कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि कॉस्ट अकाउंटिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, आपके माइंड में क्या आएगा कि हाँ इंपॉर्टेंस लिखनी, और आप इंपॉर्टेंस लिखना शुरू कर दो। 14 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 to 6 पेजेस आपको फिलअप करने हैं। इंपॉर्टेंस लिखेंगे, आपने 14-15 इंपॉर्टेंस लिख दी, आपके 2 पेज भर गए, बट उसमें कोई भी आपको 14 मार्क्स नहीं दे, राइट। तो आपको कुछ इस हिसाब से देखना है कि कंटेंट आपका शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए। तो व्हाट यू कैन डू, आपको ये देखना है। बाकी जो चीज़ें आप क्या इंक्लूड कर सकते हो वो हम प्रेजेंटेशन, जो नेक्स्ट अपना टॉपिक है उसके अंदर स्टडी करेंगे, है ना। यू शुड फोकस कि आपका कंटेंट बहुत छोटा भी ना हो और बहुत एक्स्ट्रा मैटर भी ना लिखें जिसमें हमें जो इंपॉर्टेंट मैटर जो लिखना था वो दिखे ही ना, है ना। ऐसा भी नहीं करना है। नाउ हम प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी पुअर राइटिंग है तो भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है तो, है ना। प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट स्पेसिफिकली फॉर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स। देखिए प्रेजेंटेशन में क्या मैं आपको डिस्कस करूंगी, यहाँ पे कुछ डूज और कुछ डोंट्स का डिस्कस करेंगे। डोंट्स मतलब जो एग्जाम में स्टूडेंट्स नॉर्मली करते हैं। आई हैव चेक मैनी एग्जाम्स, तो मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, तो वो हम डोंट में कर रहे हैं कि वो आप लोगों ने काम नहीं करना है। जैसे कि कई बार स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि बहुत बड़ा लिखते हैं, लाइन आपकी इतनी है और आप इतना बड़ा बड़ा लिख रहे हो, इसको पढ़ने में बहुत मुश्किल होती है और बहुत अच्छा भी नहीं लगता है। तो आपको बहुत बड़ा नहीं लिखना है, मीडियम साइज का लिखे ताकि दिखने में वो सुंदर भी लगे। सेकेंडली, कई बार क्या कहते हैं कि जैसे मैंने कहा कि 14 मार्क्स का क्वेश्चन आपको 5 to 6 पेजेस भरने हैं, राइट। तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, बहुत खुला खुला लिखते हैं, बहुत लूज फॉर्म में लिखेंगे। एक लाइन के अंदर जहाँ 7 से 8 वर्ड्स आ सकते हैं वो 3 वर्ड्स लिखेंगे ओनली, इतना खुला। एग्जामिनर पागल नहीं है, उसको पता है कि कैसे क्या करना होता है। तो इतना लूज व्हाट इट विल डिपिक्ट कि आपको सिर्फ पेज भरने हैं, कहीं ना कहीं कमी है कि आपको नहीं आता है, तो आप इतना लूज नहीं लिखेंगे। फोकस ओवर इट। सेम एज इट इज, कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम बहुत लूज बना देते हैं। मतलब ये जो डायग्राम है इतने स्पेस में आ सकता था और स्टूडेंट ने पूरी सीट इसके अंदर कवर कर दी। तो अननेसेसरी स्पेस यूज नहीं करेंगे डायग्राम के लिए, जितना रिक्वायर्ड है आपको उतना यूज करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सब काम आपको नहीं करना है। कई बार क्या होता है, जो नोट किया गया है कि स्टूडेंट्स जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन लिखते हैं तो उन्होंने कुछ लिखा, बीच में 4-5 लाइनें छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि यहाँ हम बाद में कुछ लिख लेंगे और फिर नेक्स्ट हेडिंग शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन वही है, तो आंसर्स के बीच में हमने लाइन छोड़ दी सो दैट कि मैं बाद में कुछ लिख लूँगी। तो इससे पता क्या लगता है, इससे लगता है कि आपका क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। चाहे वो कंप्लीट होगा बट एग्जामिनर विल थिंक कि इट इज़ इनकम्प्लीट और आपके यहाँ मार्क्स काट लेगा।
बाद में हो सकता है कि आपको कुछ समझ ना आए हो, आप इसको भूल चुके हो या आपका टाइम फिनिश हो गया, आप इसको नहीं लिख पाए, तो क्या होगा, आपका क्वेश्चन इनकम्प्लीट है और ये एक नेगेटिव इंप्रेशन डालता है। आपको नहीं छोड़ना है ऐसा, हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप दोबारा आके इस पर लिख पाओगे। ओके, बैटरीज के जो मैटर लिख सकते हो आप अभी लिखिए, और कोस्ट कंट्रोल जैसे हमने यहाँ शुरू किया आफ्टर 4 to 5 लाइन्स, वो आप यहाँ शुरू कीजिए, है ना। तो आपने ऐसा स्पेस नहीं छोड़ना है। उसके बाद क्या होता है कि कई बार स्टूडेंट्स जब पॉइंट्स इंक्लूड करते हैं तो उनकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। लाइक यहाँ पे स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग पूछा गया है, तो उन्होंने फर्स्ट पॉइंट लिखा कॉस्ट कंट्रोल। व्हाट दे राइट, स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इंक्लूड्स कॉस्ट कंट्रोल, इट रिड्यूसेस कॉस्ट। सेम एज इट इज सेकंड जब उन्होंने पॉइंट लिखा कॉस्ट असर्टेनमेंट, व्हाट दे रोट, स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इंक्लूड्स कॉस्ट असर्टेनमेंट, इट हेल्प्स टू असर्टेन कॉस्ट। यू योर सेल्फ कैन थिंक कि क्या आता होगा स्टूडेंट को, है ना। ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर पढ़ता नहीं है, वो जब पेपर चेक कर रहा होता है तो उसका ध्यान जाता है पूरे पेज के ऊपर, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें नज़रों में आ जाती है। इससे हमें यही लगता है कि स्टूडेंट सिर्फ पेज भरना चाह रहा है, कहते हैं ना कि हर क्वेश्चन अटैम्प्ट होना चाहिए, सिर्फ वही प्रैक्टिस कर रहा है, उसको कुछ आता नहीं है, तो ये बहुत नेगेटिव इंप्रेशन है। तो इनइफेक्टिव ऐसी एक्सप्लेनेशन नहीं होनी चाहिए। बेसिकली कई बार क्या देखा गया है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि लेफ्ट और राइट साइड इतना इतना स्पेस छोड़ देते हैं। क्यों, ताकि उन्हें तो 5 से 6 पेज भरना सुना हुआ है कि हर एक क्वेश्चन में 5 to 6 हमें पेजेस भरने हैं, तो यहाँ से इनके पेज भरे जाएंगे आधा और आधा, मतलब यहाँ मिला के आधा पेज तो वैसे ही हो गया इनका यूजलेस, और आधे पेज में उन्होंने लिखा है। एग्जामिनर को ये सारी बातें समझ आती है, आपको ऐसे नहीं करना है कि लेफ्ट एंड राइट साइड आपने इतना स्पेस छोड़ दिया, यहाँ पे आप सिर्फ लेफ्ट साइड स्पेस छोड़ सकते हैं थोड़ा, राइट साइड को आपने कोई स्पेस छोड़ने की इतनी ज़रूरत नहीं है। छोड़ना भी है तो सिर्फ देखो लाइन जहाँ खत्म हो रही है वहाँ स्पेस है, तो आप इतना सा छोड़ सकते हो, बट दोनों साइड इतना इतना स्पेस छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को यहाँ पे कोई लाइन वगैरह लगाने की भी ज़रूरत नहीं है ना। नाउ डूज ऑफ द प्रेजेंटेशन, मतलब प्रेजेंटेशन जब आप कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन द सेंस कि जब आप क्वेश्चंस कर रहे हैं तो प्रेजेंटेशन के क्या क्या तरीके हैं जिनके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। देखिए, सबसे पहले तो आप ब्लैक और ब्लू पेन दोनों का यूज़ करेंगे, है ना। तो ब्लैक पेन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेसिफिकली आप कहीं कोई हेडिंग लिख रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है या कोई डायग्राम बना रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ब्लैक पेन यूज़ करना चाहिए। व्हाट दैट, कि ब्लैक पेन से क्या लगता है, पेपर आपका इफेक्टिव लगता है। इवन आपकी पुअर हैंड राइटिंग है तो उसमें एक जान सी आ जाती है ब्लैक पेन के थ्रू, है ना। तो ब्लैक एंड ब्लू पेन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी पेपर के अंदर, तो वो बहुत अच्छा लगेगा इवन इन पुअर हैंड राइटिंग ऑल्सो। सेकेंडली आप क्या कर सकते हैं, आप पेपर का जो प्रेजेंटेशन है, क्वेश्चन अपना जो आंसर शुरू कर रहे हैं, सेकेंडली आप क्या कर सकते हैं, जो आप आंसर शुरू कर रहे हैं उसमें इंडेक्स को भी फॉलो कर सकते हैं। इंडेक्स तभी फॉलो होगा जब आपको श्योर है कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या आएगा। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पूछा, व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, एक्सप्लेन इट्स स्कोप, है ना। तो आप क्या करेंगे, आपको पता है, थिंक फॉर अ वाइल, इसमें क्या क्या आएगा। इंट्रोडक्शन, आपको इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन और उसके फीचर्स कोशिश करना है कि हर एक क्वेश्चन में इनको डाल दो। क्वेश्चन बड़ा भी हो जाएगा, थोड़ा इफेक्टिव भी लगेगा। हर एक क्वेश्चन इंट्रोडक्शन से तो एटलीस्ट ज़रूर शुरू करना है ना। दीज आर द बेसिक, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन एंड फीचर। ये तो आपको कोशिश करनी है कि हर एक क्वेश्चन में डाल देनी है ना। साथ के साथ आप इंडेक्सिंग यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, इंडेक्सिंग लाइक कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है और इसके स्कोप क्या है, ये सब पूछा गया है। तो आप सोचिए इसमें क्या क्या आ सकता है, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर, दिस आर द बेसिक, ये तो हमें लिखनी है। साथ के साथ मैं यहाँ पे क्या लिखना चाह रही हूँ, स्कोप लिखना चाह रही हूँ, तो स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग आ जाएगा। अगर मैं कोई ऑब्जेक्टिव लिखना चाह रही हूँ तो ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग आ जाएगा। मुझे लग रहा है कि स्कोप से थोड़ा छोटा हो रहा है मैटर, तो ऑब्जेक्टिव भी रेलिवेंट है, तो मैंने ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग लिख दिया और लास्ट इज द कंक्लूजन। इज दैट क्लियर। तो इस तरह से क्या होगा, एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट ने क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। यहाँ से भी क्लैरिटी हो जाएगी कि हाँ स्टूडेंट को ये सब चीज़ें आती है तो उसने यहाँ मेंशन की हुई है। तो आप इंडेक्सिंग भी फॉलो कर सकते हैं। अगर टाइम नहीं है, यू आर थिंकिंग कि बहुत लास्ट के 10 मिनट बचे हुए हैं, क्वेश्चन कंप्लीट करना है, तो यू कैन अवॉइड इट, है ना। और दूसरा ये मत सोचिए कि आप ब्लैक पेन यूज़ करेंगे तो आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। नो, पेन चेंज करने में कोई टाइम वहाँ वेस्ट नहीं होगा। इसके लिए वही मैंने आपको कहा था कि रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको यहाँ कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा, राइट। उसके बाद कई बार क्या होता है कि जब स्टूडेंट से इंपॉर्टेंस पूछी जाती है, फंक्शंस पूछे जाते हैं, फीचर्स पूछी जाती है, या कुछ भी पूछा जाता है, उन्हें पॉइंट्स में लिखना है वहाँ पे पॉइंट्स आप तभी दें जब आपके पास पॉइंट्स टू डिस्कस ज़्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल आप इंपॉर्टेंस लिख रहे हैं, इंपॉर्टेंस के आपको सिर्फ 5 पॉइंट आते हैं और क्वेश्चन आपका 10 नंबर का है, राइट। तो वहाँ पे आप नंबरिंग डालेंगे 1 2 3 4 5,
तो 5 पॉइंट के लिए 10 नंबर नहीं दिए जाते। तो इस सिचुएशन में बेटर रहता है कि आप बुलेट्स यूज़ करें, नंबरिंग यूज़ ना करें। आपके पास 15-20 पॉइंट है डिस्कस करने के लिए, तो यू कैन यूज़ नंबरिंग, अदरवाइज गो फॉर द बुलेट्स। बुलेट्स में आप कुछ भी बना सकते हैं। मेक पॉइंट्स और डिफरेंट पैरा। आप कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि क्वेश्चन आपने शुरू किया, पूरे 5 से 6 पेज एक ही पैरा के अंदर लिख दिए, दैट विल बी वेरी मोनोटोनस, है ना, तो बहुत बोरिंग हो जाएगा। और एक आप कोशिश करें कि आप उसको डिफरेंट डिफरेंट पैराज बनाएं, डिफरेंट हो सके तो हेडिंग्स डालें या उनको पॉइंट्स में लिखें। आप एक सिंगल पैरा में कंप्लीट क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। दूसरा, आप जहाँ तक पॉसिबल हो डायग्राम्स वगैरह का यूज़ करें, और डायग्राम स्पेस शुड बी रीजनेबल, मतलब जितना रिक्वायर्ड है उस डायग्राम के लिए आप उतना ही स्पेस दें। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ मैनेजमेंट प्रोसेस दिखाए हुए हैं, मैनेजमेंट प्रोसेस वो सेंटर से शुरू करेंगे, यहाँ वाला स्पेस भी यहाँ वाला स्पेस भी टोटली वेस्ट हो जाता है ना। तो छोटे छोटे से इसके स्टेप्स है लिखने में, तो आप इसको एक अलग से आधे पेज पे यहाँ दिखा सकते हो। तो ऐसे मैनेजमेंट प्रोसेस आपने दिखा दी और साइड बाय साइड यहाँ से उनकी एक्सप्लेनेशन भी रही, मतलब अच्छा भी लगता है, डायग्राम भी यूज़ कर लिया आपने और स्पेस भी ओके, है ना। तो इन सब छोटी छोटी बातें, इनका ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है, और ध्यान तभी रख पाओगे जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे। सेम एज इट इज़, अंडरलाइन द इम्पोर्टेंट टेक्स्ट, कि अगर आपको लगता है कि फॉर एग्जाम्पल आप प्लानिंग के बारे में लिख रहे हैं, आपको ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं कि सिर्फ अगर एग्जामिनर इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर फोकस करे, नोविंग ऑल अबाउट प्लान, मतलब प्लानिंग होगा, तो वो समझ जाएगा कि प्लानिंग क्या होती है ना। मुझे पूरा पहरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं सिर्फ ये अंडरलाइंस देख लूंगी तो मुझे समझ में आ जाएगा कि स्टूडेंट्स को ये चीज़ें आती हैं। तो आपको अंडरलाइन ज़रूर करनी है जो इंपॉर्टेंट है। लाइक ऑर्गेनाइजिंग में आपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को अंडरलाइन किया हुआ है, तो व्हाट आई विल थिंक ऑर्गेनाइजिंग में स्ट्रक्चर आता है जो स्टूडेंट्स को पता है ना, तो उसमें मार्क्स अच्छे भी दिए जाते हैं और एग्जामिनर के लिए बहुत ईजी होता है, तो यू कैन स्कोर टू मच। उसके बाद दिस इज द लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। कोई भी आप क्वेश्चन लिख रहे हैं, बेसिकली 2 नंबर 1 नंबर के क्वेश्चन को छोड़ दो, शॉर्ट नोट आता है आपके पास 7-8 नंबर का आता है, या फिर आप 14 मार्क्स के क्वेश्चन लिखते हैं, तो वहाँ पे आपको कंक्लूजन जरूर लिखना है। अब कंक्लूजन में डाउट होता है कि क्या लिखें, नथिंग, जो क्वेश्चन में पूछा है, लाइक उन्होंने स्कोप पूछे हैं, तो कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ब्रांच है और उसके स्कोप में ये चीज़ें इंक्लूड होती हैं। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक कंक्लूजन नहीं है तो आप ऐसे भी कंक्लूजन लिख सकते हैं, बट कंक्लूजन से ऐसा लगता है कि हाँ यू हैव डन योर क्वेश्चन कम्प्लीटली, एक कंप्लीट क्वेश्चन हो चुका है, यू हैव गिवन ए फिनिशिंग टच टू योर क्वेश्चन, तो वो चीज़ यहाँ से फील होती है और एग्जामिनर को लगता है कि क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट है और उसे लगता है कि हाँ कंप्लीट क्वेश्चन हो गया तो अच्छे मार्क्स देगा। होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप अपनी प्रेजेंटेशन को अच्छा बना सकते हैं, कैसे आपको स्पीड पे फोकस करना है और क्यों कंटेंट के ऊपर फोकस किया जाना बहुत ज़रूरी है। Hope this will help you to score good marks in your theoretical exam. All the best. Thank you.